हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको एम्पेयर सर्किट लॉ कराने वाले हैं। देखिएगा, एम्पेयर सर्किट लॉ कुछ उसके सिमिलर है गॉसिस लॉ के। उसमें क्या था, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो हमारा क्लोज था सरफेस के, यहाँ पर है लाइन के। देखिएगा आप, एम्पेयर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ इज the line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times total current I threading in it। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ द लाइन इंटीग्रल, सबसे पहले इंटीग्रल, ओके, हमारी ये डेफिनेशन कोई लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी के डॉट यहाँ पर ओवर आ क्लोज लूप, इसे हम क्लोज लूप कर लेंगे। क्यों क्लोज लूप है वो। लाइन इंटीग्रल के लिए किसका हो रहा है इंटीग्रल, लाइन का हो रहा है, तो लाइन के लिए डीएल लिखते हैं। अगर इंटीग्रल सरफेस का होता तो वहाँ पर डीएस लिखते, ये बात आपको पता है। इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट आई थ्रेडिंग इन, यानी कि जो उसमें टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो करंट के मल्टीप्लाई होगा। ये हमने लिख दिया। बताओ जी, ये होता है हमारा एम्पेयर सर्किट लॉ, ये होता है। एक बार इससे पहले हम आपको डायग्राम और बता देते हैं। देखो, ये हमारे पास एक वायर है करंट कैरिंग, ये हमारे पास वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब एक बात बताओ, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का निकालने का तरीका, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे और फिंगर कर्ल करेंगे, यानी कि ये हमारा मान लीजिए इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है, तो थंब को अकॉर्डिंग अक्रॉस द करंट कर्ल करेंगे फिंगर को, यानी कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है ना। तो देखिएगा, बताओ जी, ये कुछ इस तरीके से है। देखो, ये हमारा करंट जा रहा है और ये इसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बन गई। ओके जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होगी, मुझे पता है। और यहाँ से इसे मान रहा हूँ मैं आर, इस डिस्टेंस को, और डी एल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैं डी एल पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं है? नहीं होगी जी। मतलब एक बार इसे समझिएगा, हमारे एम्पेयर सर्किट लॉ क्या कहता है, सिंपल शब्दों में कहेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पेयर्स के अनुसार सर्किट लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है, देखिएगा। देखो, लाइन इंटीग्रल का मतलब बताता हूँ मैं आपको एक बार। देखो, हमारे पास एक पाथ है, यानी कि रास्ता है, तो इसका मुझे इंटीग्रल करना है, और यहाँ पर डी एल पॉइंट पर इसने फोर्स है, उसका डायरेक्शन है कुछ, और इस फोर्स ने की वजह से जो वर्क डन हुआ वो निकाल रहा हूँ मैं। ये है ए टू फ्रॉम बी। तो देखिएगा, इंटीग्रल सबसे पहले वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, डी डब्ल्यू, बताइए जी, एफ डी एल, बताओ, और लिमिट है ए टू बी। ये तो लाइन इंटीग्रल हुआ। लेकिन अगर मैं कह दूं ए टू बी, बी टू ए, यानी कि अब एक क्लोज लूप बन गया, तो इसमें कोई लिमिट चलेगी नहीं, लिमिट तो कुछ होती नहीं इसमें, क्लोज में कोई लूप में कोई लिमिट नहीं होती, तो वहाँ पर सिर्फ क्लोज को दर्शाने के लिए हम ये लगा देते हैं। बताइए जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? और लाइन के लिए हमेशा डीएल लगता है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स, इसलिए हमने ये लगाया, और ये बराबर होता है। देखो, मान लीजिए ये एक सर्कुलर कॉइल है, और ये अब हमारी सर्कुलर कॉइल, बताओ आपको, डीसी मोटर में भी होती है, पता है आपको। अब उसमें इसका क्या मतलब है, ये परमेबिलिटी है ना, इसका मतलब क्या है ना, वो बताने वाला हूँ मैं आपको।
अब मान लीजिए ये कोयल है, ये आपकी एक मोटर में है। अब मोटर में तो वहाँ पर एयर तो होगी नहीं, वैक्यूम है, यानी कि वैक्यूम यानी कि वो उसका मीडियम है, उस मीडियम को ही बोलते हैं हम वहाँ पर परमेबिलिटी। और बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारी जो एक कोयल है पानी में भी होती है अंदर, वहाँ पर उसकी परमेबिलिटी के उसी का करंट उसके मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि जिस कंडीशन में वो कोयल है उसी कंडीशन में उसका जो भी परमेबिलिटी है म्यू नॉट है, उसी के कंडीशन में जितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है यानी कि थ्रेड हो रहा है वो उसका प्रोडक्ट होता है, गुना में होता है। ओके जी, ठीक है। अब इसका प्रूफ करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या है, सिर्फ देखिएगा, एक क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज लूप, उसका इंटीग्रल है डीएल है, और क्लोज के लिए हमने क्लोज लगा लिया, उसके मल्टीप्लाई होता है म्यू नॉट अपॉन टाइम्स। ठीक है जी, ओके जी। अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है कि ये इसके इक्वल होता है ना, वो देखते हैं। देखो, और हमने डॉट क्यों लिया, डॉट कब बताएंगे आपको। नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक ड्यू टू लूप इज गिवन बाई यहाँ पर लिख देता हूँ, इज गिवन बाई नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप इज गिवन बाई, लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड देगा वो देखते हैं। देखो, हमारा क्या फॉर्मूला बनकर आया था इसका, ये क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल। अब इसके डॉट को हटाएंगे, डॉट प्रोडक्ट को, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर डीएल तो कॉस थीटा लगता है, क्रॉस के लिए साइन थीटा लगता है, ये बात आप जानते हैं। बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी जी। अब बराबर है, अब कॉस थीटा किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में, कितना है वो देखने हैं। देखो डीएल, रुको एक मिनट, देखो ये वाला मैग्नेटिक, सॉरी थीटा किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल। देखो ये कुछ इस तरीके से है ना, और डीएल पॉइंट है ना जो, वो डीएल पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से है, यानी कि इसे और इसे हम ऐसे ले रहे हैं, इसे इसके साथ में ही है। अब यानी कि अब मैं आपको बताऊं, इसका किसी भी हमारा सर्कल का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, किसी भी पोजीशन पर, तो उस पर टेंजेंट खींच दीजिए, सिर्फ टेंजेंट। जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस सर्कल का डायरेक्शन इस तरीके से है, यहाँ पर इस सर्कल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस सर्कल की पोजीशन इस डायरेक्शन में है। तो अब हम डीएल के पर लेंगे, डीएल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इस पोजीशन पर इस सर्कल का डायरेक्शन इस पोजीशन पर है, मतलब वहाँ पर उसी पोजीशन पर टेंजेंट खींच दीजिए सर्कल के ऊपर, वो उसका पोजीशन बता देगा वहीं उसी स्थान का। तो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन पता चलेगा, लेकिन अब हमारे पास डीएल का नहीं पता चला। डीएल कैसे है, देखो, यानी कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अब आपने डीएल का तो पता चला दिया, डीएल का ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, सॉरी इसका क्लोज लूप का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है। तो डीएल भी तो इतना बड़ा बाई टी काटा है हमने, इतना बड़ा, तो उसी की डायरेक्शन में वो डीएल होगा, यानी कि इसी के डायरेक्शन में डीएल है। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में और डीएल भी एक डायरेक्शन में। जब दो क्वांटिटीज एक डायरेक्शन में आ जाएं तो उनके बीच में थीटा हो जाता है इक्वल टू 0 डिग्री, ये बात आपको पता है। अब बहुत से बच्चे समझेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा 180 है, 180 डिग्री नहीं है, 180 तब होता तब एक क्वांटिटी इस जगह, एक क्वांटिटी इस तरफ होती, तो डिफरेंट डायरेक्शन। अब इनकी सेम डायरेक्शन है तो ये 180 नहीं होगा, बल्कि ये 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके गाइस, तो पुट कर देंगे हम यहाँ पर, और कॉस थीटा की, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आपको पता है। कॉस 90 की 0 होती है, कॉस 0 की 1 होती है, बात आपको पता है। डीएल और इसमें 1 मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं है।
अब देखो, अब इंटीग्रल किसका करना है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, नहीं होगा। क्लोज इंटीग्रल किसका करना है, डीएल का करना है, डीएल का करना है। अब देखो डीएल का करना है, लेकिन डीएल का अब तो हमने इस छोटे से टुकड़े का किया है, लेकिन ये इसकी पूरी लेंथ कब निकल सकती है, तब इसकी पूरी लेंथ सरकमफ्रेंस से निकल सकती है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पर हम 2πr लिख देंगे। बताओ जी गाइस, ये पता है कैसे लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर देखना, एक मैं ऐसे इसे ऐसे करते, वैसे तो इसे हम ऐसे करते, 2πr से 0 तक लिमिट होती dl की, सॉरी l की, एक बार l की जगह है 2πr रखते, एक बार 0 रखते, लेकिन फिर भी हमारा आना 2πr ही है। ओके जी, तो इसकी वैल्यू आई हमारी db.l, इसे हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। बताओ इक्वेशन 1 मान ले कोई गाइज, ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ, यहाँ पर देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने की 3 लॉ की थी, बायोट-सावर्ट लॉ की, लेकिन इसमें देखना है कौन सी अप्लाई होगी। इसमें देखो हमें इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग है, और आर डिस्टेंस पर डीएल पर निकालना है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन थी, वो थी मैग्नेटिक फील्ड एट अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बताओ जी, ये वाली थी, ये वाली, क्योंकि एक स्ट्रेट था और उसका डिस्टेंस कुछ आर था, ए मान रखा था, लेकिन हमने आप आर भी मान सकते थे, और पी पॉइंट पर था, उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो सेम कंडीशन वहीं फॉलो हो रही है, तो इसी का ही हम पॉइंट लेंगे। कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे गाइस। बताओ गाइस, ये वाला लेंगे, और सिंप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कन्फ्यूजन ना करने की वजह से यही लेंगे आपको, ठीक है। ओके जी, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन बन रही है ना, ये एक वायर हो गया और ये हमारा डीएल पॉइंट होगा, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमारे पास वही बायोट-सावर्ट लॉ थी, क्योंकि एक तो हमारी सर्कुलर कोइल की थी और एक हमारी एक्सिस पर थी, एक वायर की, तो यहाँ पर वायर वाली लगेगी। ओके जी, यहाँ पर वायर वाली लगेगी। वायर सो उसका क्या फॉर्मूला था, उसका देखिएगा, बायोट-सावर्ट्स लॉ की सेकंड वो स्ट्रेट वाली लॉ थी, वो उसका क्या था, देखिए 2μ0I/4πr, ये आया था ना। बताओ जी, इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। इक्वेशन 2 पुट इन 1 में, 2 को पुट 1 में कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा देखिएगा, क्लोज इंटीग्रल b/dl, तो b की जगह ये वाला पुट कर दूंगा मैं, 2μ0I/4πr, और इनटू में है, सॉरी, और इनटू में है 2πr, इनटू में है 2πr। देखो पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट, 2 से 2 बार और 2 से 2 बार, तो देखिएगा b/dl μ0I। सो फ्रेंड्स बताओ, हैंस इज प्रूफ, हो गया ना, प्रूफ कर दिया हमने। लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन मैंने आपसे पूछा था हमने डॉट ही क्यों लिया इनके बीच में, है ना, वो देखते हैं। देखो ये वाली कंडीशन थी वो कुछ इस तरीके से, क्लोज इंटीग्रल b/dl, है ना, तो इसकी क्या होता है, cos थीटा होता है इसके बीच में, आपको पता है। लेकिन अगर मैं क्रॉस ले लेता तो क्रॉस साइन थीटा आता, और थीटा हमारे क्या था यहाँ पर,
थीटा किसके बीच में था, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा 0 डिग्री यानी कि साइन 0 डिग्री बन जाता, और साइन 0 डिग्री यहाँ पर मल्टीप्लाई होता, साइन 0 का मान 0 होता है और ये सब ही 0 हो जाता। लेकिन उस कंडीशन में हमारा ये प्रूफ नहीं होता ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं हमने डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिया क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा यह प्रूफ नहीं हो सकता, इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका सीधा सा जवाब ये है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। तब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।